अधूरे ख्वाब की टीम ने आज रुख किया है शेखावाटी के एक ऐसे शहर की ओर जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शहर झुंझुनू की। झुंझुनू एक ऐसा शहर है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ा है। तो आज हमारी टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि जिस तेजी से देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, क्या उतनी ही तेजी से यहाँ का मुस्लिम तबका तरक्की कर पाया है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तालीम की रोशनी कितना फैला पाया है यहाँ का मुस्लिम तबका। झुंझुनू का मुस्लिम तबका जागरूक तो हुआ है, साथ ही तालीम के मैदान में भी समाज के हालात पहले से कहीं बेहतर हुए हैं। न सिर्फ लड़के बल्कि समाज की लड़कियां भी घर की दहलीज से बाहर निकलकर तालीम हासिल कर रही हैं। खास बात ये है कि समाज का पढ़ा लिखा और बाहैसियत तबका नई नस्ल की तालीम पर खासी तवज्जो दे रहा है। मुस्लिम समाज में ये है क्या, बच्चों को बाहर नहीं निकालते, जैसे पर्दा करके जाते हैं। तो हमारी स्कूल है ना, वहाँ पे सब पर्दा करते हैं, इसलिए ज़्यादा बेनिफिट हुआ है उसमें कि बच्चियाँ पर्दा करती है और अच्छे से रहती है, वो सेफ्टी रहती है वहाँ पे, ये सब। इसलिए उस स्कूल में ज़्यादा बेनिफिट मिला है सबको। बच्ची को खुद बजा तो खुद भी शौक़ है, मगर हम भी जो है इसको यानी कि संभालते रहते हैं कि भाई के पढ़ाई के अंदर कोई तरह की कमी नहीं हो, सहूलियत है। वैसे घर में कोई काम वाम के लिए बच्चों को अक्सर होता है ना कि भाई कि जवान बच्ची हो जाती तो उसको जो है काम में लगा दिया जाए, मगर ऐसा नहीं है। वो अपने ज़ात से खुद जो है खुद वो काम करे घर का, और जो अपनी पढ़ाई के अंदर ज़्यादा यानी कि शौक़ रखे और पढ़ाई के अंदर जो है कोशिश करती रहे। तो इसलिए जो है बच्ची ने बड़ी यानी प्रोग्रेस की है। झुंझुनू में कई तालीमी इदारे चल रहे हैं जहां पर समाज के सैकड़ों बच्चे और बच्चियां आधुनिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यहाँ समाज का अपना गर्ल्स स्कूल है जहां पर समाज की बेटियों को न सिर्फ तालीम का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि उनमें जिंदगी में आगे बढ़ने और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने का जज्बा भी पैदा किया जा रहा है। अपने मुस्लिम समाज के लोगों का ये रवैया है और ये रुझान है कि बच्चों को ज़्यादा ना पढ़ाया जाए, क्योंकि उनको पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि घर के कामकाज की वजह से जो है ना उनको उसी में लगा रहना पड़ता है। लेकिन अब लोगों के दिमाग में और समझ में ये बात आ रही है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि ये बच्चियां आगे चल कर के अपने बच्चों को ये पढ़ा सकें। तालीम की अहमियत और तालीम का शौक़ जो है ना उनके अंदर जब पैदा हुआ है तो उनको उनके दिल के अंदर इस बात की अहमियत आई है कि तालीम भी कोई चीज़ है, इसको हासिल करना चाहिए। औरतों में तालीम न होने की वजह से बोलने तक का अच्छा शऊर नहीं था। अब ये है, ये बच्चियां पढ़ रही है, घर में आपने यहाँ से दोनों तरह की तालीम लेके जा रही है, जो कि उनका कुछ तो विकास होगा ही इससे। अल मदनी इस्लामिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल इसका जीता जागता सबूत है। खास तौर से लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाने के मकसद से समाज के जरिए शुरू किए गए इस स्कूल में समाज की सैकड़ों लड़कियां तालीम हासिल कर न सिर्फ समाज बल्कि अपना और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रही हैं। यहाँ की कई बच्चियों ने सेकेंडरी में 80% के ऊपर नंबर लाकर ये बताने की भी कोशिश की है कि मुस्लिम समाज में भी लड़कियाँ कहीं से भी पीछे नहीं है। हमने अल मदनी स्कूल से पास किया है और वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है, और मैं तो यही समझती हूँ कि उस स्कूल जैसी पढ़ाई किसी और स्कूल में नहीं है। इस साल भी 12th बन जाए तो हम 12th उसी में पढ़ें, क्योंकि उसी स्कूल से हमारे इतने अच्छे % बने हैं। ये जो कमेटी 5 साल पहले बनी थी और उसी वक्त ये स्कूल शुरू कर दिया था हम लोगों ने, 2010 में शुरू हो गया था, और उसके बाद से बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। शुरू स्टार्टिंग साल 200 बच्चियों का एडमिशन हुआ, उसके बाद दूसरी साल 350 बच्चों का हो, उसके बाद तकरीबन 600 साढ़े 600 बच्चों का हुआ, उसके बाद 850 और इस साल तकरीबन 1100 बच्चों का एडमिशन हुआ। इससे बच्चों की तादाद बढ़ रही है। शुरुआत हुए 5 साल हो गए हैं और यहाँ दुनिया और दीन की दोनों तालीम दी जा रही है, और ख़ास करके 10th क्लास तक ये साल से हम 12वीं तक करना चाहेंगे। और मुस्लिम समाज की लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए इनको पढ़ाने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। हमारी कमेटी के लोग, हमारे मोहल्ले का पूरा साथ रहा है इसमें, और बच्चियों को लाने के लिए जैसे गार्जियन है, भाई हमारी बच्ची पर्दे में आएगी, इसका नाखून नहीं दिखना चाहिए, ये सब बातें मानकर हम उनको यहाँ तक लाएँ। तो इंशाल्लाह हमारी ये सोच भी है कि हम लड़कों की स्कूल खोलें। ये हमारा चल रहा है अभी, पहले इसको एक मुकाम तक पहुंचा दे,
इसके बाद में हम आगे का कदम यही है हमारा कि हम लड़कों की स्कूल भी खोलेंगे। झुंझुनू एक ऐसा शहर है जहां पर आधुनिक तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के लिए भी कई इदारे चल रहे हैं। बाकरा रोड पर मौजूद मदरसा अनवारुल उलूम और चूरू रोड पर मदरसा अशरफुल उलूम कुछ ऐसे ही मदरसे हैं जहां से न सिर्फ बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं बल्कि दीनी तालीम हासिल कर काफी आगे बढ़ रहे हैं। दुनियावी तालीम के एतबार से भी मियार अभी मुसलमानों का बढ़ रहा है। अभी तो जो है मियार कुछ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे नहीं कि जो पीछे जो हालात थे वो हालात अभी हैं, अभी इस तरह के हालात नहीं रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके लिए जो है मेहनत की जा रही है, आगे और हालात बढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ जो तालीम है दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें हैं। हाँ, दीनी तालीम के एतबार से नाज़रा है, हिफ्ज़ कुरान है और तजवीद व क़िराअत है, और मौलवी के कोर्स के एतबार से 4 साल कोर्स है। इन मदरसों में भले ही सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती हो, लेकिन इनका तरीका किसी अच्छे स्कूल और कॉलेजों से कम नहीं है। यही वजह है कि यहाँ की कमेटी ने बच्चों के साथ यहाँ पढ़ाने वाले उस्तादों की ID कार्ड भी बनवाए हैं, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी न हो। शायद ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमेशा ही मदरसों की तालीम पर उंगलियां उठाते रहते हैं। हमारे मदरसे में दर्जा हिफ्ज़ तक की तालीम है। यहाँ मदरसे में शुरू से लेकर जो है दर्जा हिफ्ज़ मुकम्मल करवाया जाता है। कुरान पाक को मुकम्मल जो है हिफ्ज़ याद करवाया जाता है। उर्दू पढ़ना लिखना, फ़ारसी का पढ़ना लिखना, ये सब सिखाया जाता है यहाँ मदरसे के अंदर। देखो, हमें मदरसे के हर बच्चे की जो है आइडेंटिटी कार्ड हमने बना रखा है। बच्चे का नाम है, उनका आईडी कार्ड वगैरह हम लोग उनके जो है आईडी प्रूफ जो होती है गवर्नमेंट की, वो हम लेते हैं और उसको जमा करते हैं। फिर उनका दाखिली फार्म भरा जाता है। फिर हम जो है मदरसे से ये उनको जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है बना के देते हैं। जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है उसका अलग होता है, उसका एड्रेस यहाँ का भी होता है, वहाँ का भी होता है और मदरसे का भी होता है। बाकायदा इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब लिखे जाते हैं। और जो पढ़ाने वाला असातिज़ा जो है, जो उस्ताद हैं यहाँ के पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनके भी जो है हम लोग जिस तरह से को ये कार्ड जो है बना के रखें। झुंझुनू में उर्दू को भी काफी अहमियत दी गई है। शुरू से ही झुंझुनू सूफी संतों के लिए खास जगह रहा है, लेकिन यहाँ पर आज उर्दू अदब कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे शायर रहे हैं जिन्होंने काफी नाम कमाया है, लेकिन आज उनकी भी कोई पहचान बाकी नहीं रह गई है। आज जरूरत है तो उर्दू अदब को बचाने की, ताकि इनके बच्चे उर्दू अदब को समझ सकें। पार्टी सबसे पहले भी उर्दू का अच्छा हुआ था, उसके बाद भी जो है काफ़ी यहाँ बड़े बड़े अदीब, लेखक, मुसन्निफ जो है शायर उर्दू के हुए। ख़ास तौर पर साली का जी जो है वो तो पार्लियामेंट में जाकर साहब जब स्पीकर थे उन्होंने उनको वहाँ बुलाया। वो पार्लियामेंट में पहले शायर थे जिन्होंने संसद के अंदर अपनी नज़में पेश की। आज भी हमारे झुंझुनू शहर के अंदर उर्दू कॉलेज के अंदर नहीं है। मजबूरन उर्दू वाले बच्चों को क्या है कि हमें सीकर है या झुंझुनू के अलावा जैसे जयपुर है, चूरू जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान हमारी जो है ये इसकी अगर कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उर्दू खोल जाती है तो इससे क्या है कि मुस्लिम समाज के बच्चे जो है वो उर्दू पढ़ कर के भी अपना करियर जो है आगे संवार सकते हैं। अभी जो है उर्दू के बढ़ने में काफ़ी रुकावट पेश आ रही है और काफ़ी शिकायतें बहुत से स्कूलों में पोस्टें खाली पड़ी है, बच्चों को बड़ी दिक्कतें पेश आ रही है और उर्दू की तरफ तवज्जो कभी मौजूदा शिक्षा विभाग की है। झुंझुनू में तालीम के बाद आइए यहाँ के जमीनी हालात भी देख लेते हैं। हमारी टीम ने झुंझुनू के कुछ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी बसती है। कांजीवाड़ा, सलाम नगर, केके कॉलोनी जैसी जगहों पर हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। नई बनी केके कॉलोनी में ही ना तो ठीक से रोड बनवाई गई है और ना ही सीवर लाइन। कमाल तो इस बात का है कि यहाँ पीने के पानी का हाल भी बेहाल है। कहने को तो यहाँ पानी की लाइन डाली गई है, पर पाइपलाइन में कैसा पानी आ रहा है ये देखने जल विभाग से कोई नहीं आता। लोगों की शिकायत है कि पीने का पानी भी गंदा आ रहा है। सड़क के बिल्कुल किनारे नसीबन मस्जिद है, जहाँ वुजू बनाने के लिए भी पानी नहीं है। ये पानी वाली प्रॉब्लम है, कदे तो गंदा आ जाता है, कदे साफ आ जाता है, कदे से बेत पानी आवे, कहीं साबन डाल रहा, इसी डाल पानी आता है।
वही पानी खातर बहुत तंग पाता, 12 महीनों का माना पानी खातर तंग पाता। कितनी परेशानी होती है जब पानी नहीं आता तो परेशानी है समझो तो। मैं टंकर गिलावा, मैं तो दूसरे दिन टंकर मंगाऊँ, फिर वो दूसरे दिन पानी खिन जा, फिर रोज के टंकर में 300 रुपया दें, बिल भी लग जा, पानी भी नहीं आता। अगली वो क्या बताओ, पानी तो आवे कौन जाते, एक खाली 12 बजे आ जाए, कदे 2 बजे आ जाए, कदे पानी को कोई बेरो कौन पड़ा। पानी को 8-8 दिन से पानी आता है, ये पानी ने कैसे पीते। बहुत कचरा का पानी आता है, कोई कहता संडास का पानी आता है, कोई कहता नालिया का पानी आता है। अब आवे बांस, कोई कदे सरफ गिर डावे, कदे साबुन डाले डावे, वो पानी के कैसे पीते हैं। इधर टंकर का गिराते, टंकर का पानी पे पैसा गिरता ही टंकर हाथ लेकर जाता है। आप लोग ने कभी शिकायत की इसकी, कहीं जाकर के आप लोग ने शिकायत की? बहुत पानी बहुत थोड़े जा के खोल का कदे तो पानी गंदा आवे, जागले से आवे। बर्ता के टंकर बर्ता में तो मंगा तो हमारा पानी नहीं आता है। मैं तो महीने का महीना 15 दिन हमारा ईद घर में तो दर में नहीं आता है पानी, 15 दिन भी नहीं आता है पानी। बहुत परेशानी है, मस्जिद में भी इतनी परेशानी है, मैंने टंकर गिराना पड़ता है, और टंकर में खुद गिराता, घर से टंकर गिराता, घर से टंकर पीता, हाँ, और घर से वाटर भी उसमें भी जाया, कुछ नहीं सुनाई करता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि पहले वाटर वर्क्स से पानी आता था, अभी 1 साल के करीब ऐसा हो रहा है कि उसमें पानी गंदा पानी भी आ रहा है। नाली जब पड़ी थी ना तब से इसमें गंदा पानी भी आता है, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है, 1-1 महीने तक पानी नहीं आता है। ये 5-4 घर तो ऐसे हैं जिसमें कभी पानी आता ही नहीं है, और हम जाके वहाँ पे वाटर वर्क्स वालों को बोलते भी हैं, 10 बार कम से कम चले गए वाटर वर्क्स पे, JN IN सब आके गए हैं, इधर खुदाई भी करते हैं, चेक भी करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लास्ट में ये बोलते हैं कि हम वो कुआं ख़राब हो गया, कभी बोलते हैं कि इसमें कचरा आ गया, कभी बोलते हैं जड़ आ गई, इसके अंदर दरख्त की जड़ आ गई। फिर मस्जिद के अंदर भी हमारे पानी नहीं आता तो हम लोग टैंकर गिरवाते हैं। घर में भी हमारे कभी महीने से 20 दिन से ऐसा टैंकर गिरा के बड़ी मुश्किल से काम निकालते हैं। जब से ये नाला जो बना है तो इसकी सफाई नहीं होने के कारण जो घरों में जो वाटर बक्स से जो पानी आता है, इन पानी के अंदर जो है ये इस नाले का पानी शामिल होके आ रहा है। तो अब जो है महल्ले के लोगों की परेशानी ये है कि सारे लोग तो कोई ऐसे है नहीं कि वो जो है रोज़ाना वो पानी को जो है टैंकर मंगवा लेंगे, मोल पानी जो है वो ख़रीद लेंगे और जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये महल्ले की बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से पूरा महल्ला जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी सूचना जो है यहाँ के वाटर बक्स में भी दी गई है और यहाँ के अधिकारियों को भी दी गई है, यहाँ के वार्ड मेंबर वगैरह सभी को दी गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। ये जो केके कॉलोनी है ये पिछले 5 साल में ही बसी है। मेरे टाइम में कुछ मकान बन गए थे, उसके बावजूद भी मैंने केके कॉलोनी तक सड़क भी डलवाई थी। ठेठ चूरू बाईपास से लेकर के केके कॉलोनी तक सड़क, स्ट्रीट लाइट और पाइपलाइन मेरी ही डलवाई हुई है। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल अव्यवस्था है, न समय पर लाइट आती है, न समय पर पानी दिया जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ के पुराने मोहल्ले कांजीवाड़ा वगैरह के भी हैं। यहाँ पानी और सफाई की तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, सड़कें गलियाँ जरूर टूटी हुई पड़ी हैं। हद तो ये है कि कभी सीवर लाइन डालने के लिए तोड़ी गई इन गलियों को ठीक कराने वाला आज तक कोई नहीं आया। सीवर लाइन पड़ने का कारण देखिए, वो सिटी फर्स्ट में तो सीवरेज लाइन गिर गई और वो भी अनकम्प्लीट हुई है। ये तो बोर्ड की कमी है कि बीच में जो कंपनी बीच में उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, अब उस काम बंद कर दिया। सीवरेज लाइन का काम बंद, केके कॉलोनी 2nd फेज में, वहाँ तो अभी काम होना भी नहीं है। यूँ तो झुंझुनू में वक्फ की हजारों बीघा जमीनें पड़ी हैं, लेकिन ये जमीनें भी सिर्फ वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड तक ही महदूद रह गई हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह के आसपास ही दरगाह से जुड़ी सैकड़ों बीघा जमीनें पड़ी हैं। बहुत सारी जमीनों पर कब्जे जात हो रखे हैं, तो बहुत सारी जमीनों पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे चलने की वजह से ही ना तो इन जमीनों की बाउंड्री हो पा रही है और ना ही इनका रखरखाव ठीक से हो पा रहा है। बाउंड्री न होने से यहाँ गंदगी भी फैल रही है। कब्रिस्तान का ऐसा है कि कुछ की हमने दीवार खींची हुई है पहले से ही, कुछ दीवारें बाकी है जो हमारा गवर्नमेंट से कुछ ज़मीनों का लफड़ा चल रहा था। भी हमने केस जीता है, जो गवर्नमेंट अपने नाम पे चढ़वा ली थी वक्फ बोर्ड की ज़मीन, कब्रिस्तान की जो ज़मीन थी, भी हमने उसका केस जीता है। 3 जगह हमने केस लड़ा, 3 जगह हमने जीता है। तो अभी उसका इंतकालनामा चढ़ जाएगा तो हम बाउंड्री चालू करेंगे इंशाल्लाह। झुंझुनू में हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह भी अपने आप में अलग इतिहास रखती है।
खूबसूरत से दिखने वाली इसकी इमारत झुंझुनू की एक अलग पहचान है। जहां एक और ये दरगाह हिंदू मुसलमान की एकता की मिसाल है, तो वहीं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी जानी जाती है। इस दरगाह में वाटर हार्वेस्टिंग दूसरी जगहों के लिए भी एक मिसाल है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश दिया, वो परंपरा 7 पीढ़ियों से हमारे यहाँ आज भी हम निभा रहे हैं। वहाँ जब बड़ा कोई प्रोग्राम होता है, अभी वहाँ ओमनाथ जी महाराज है, इससे पहले और वो थे, वो भी यहाँ के बुजुर्गों को बुलाते रहते थे। और यहाँ जब बड़ा प्रोग्राम होता उसका, उसमें वहाँ के जो मठाधीश है वो यहाँ आते रहते अपने भक्तों के साथ। शेखावाटी के ज्यादातर मुस्लिम नौजवान खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। झुंझुनू भी इस मामले में पीछे नहीं है। समाज का एक वर्ग ऐसा है जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया है। कई नौजवान बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ऐसे में इन सब के सामने रोजगार की बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। थक हार कर ये नौजवान खाड़ी देशों का रुख करते हैं। माँ बाप जाने कैसे उधार लेकर पैसों का इंतजाम करते हैं और अपने बच्चों को खाड़ी देशों में भेजते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी मुसीबतें और परेशानी इनका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे ही हालात का सामना कर रहे कुछ नौजवानों से हमारी मुलाकात हुई। पहले के मुकाबले अब तो बहुत कम लोग ऐसे हो गए जो बाहर के बारे में नहीं सोचते, कि पहले शिक्षा का अभाव था, इसलिए लोग ज़्यादातर कोई जैसे पहले 5th 10th लास्ट ही थी, उसके बाद यहाँ उनको कोई जॉब तो मिल नहीं सकती ऐसी एजुकेशन के लिए, तो लोग चले जाते थे फॉरेन। कोई पाइप फिटर जैसे इलेक्ट्रिक बिल्डिंग किसी भी लाइन में चले थे, वहाँ पर अच्छी सैलरी मिल जाती थी। और इस वजह से ये शिक्षा का अभाव अपने यहाँ कम होगा, क्योंकि उनको घर पे गाइड करने वाला कोई है नहीं। बच्चे लास्ट क्या करते हैं, 10th 12th या BA करके लापरवाह हो जाते हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं। और हम इंशाअल्लाह भी ये अपने तंजीमें बना के उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अपने लोग मिसगाइड ना हो। सब विदेश में, ऐसा कोई मुस्लिम घर नहीं जो विदेश में काम नहीं कर रहा, गल्फ कंट्री में। वही है मेन इनका वो बिजनेस। मेरा ड्राइवर में जॉब है ना, मेरे को यहाँ 5,000 से ऊपर नहीं है, और सऊदी जाऊँगा अगर मैं या गल्फ में किधर भी, तो 20,000 से प्लस सैलरी हो जाएगी वहाँ से। ये बात है, यहाँ 5,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिलेगी लाइट ड्राइवर में। और 24 आवर्स भी काम है इधर ड्राइवर में। वहाँ मेरी कंपनी में ड्यूटी 8 घंटा रहेगी, उसके बाद ओवर टाइम करूँगा तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, नहीं तो 8 घंटे के बाद रूम में तो आराम से रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में तो बहुत पिछड़े हुए हैं यहाँ के लोग, इसी के लिए बाहर का दौरा करते हैं। अगर यहीं अच्छी तालीम मिल जाए और यहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो फिर बाहर कोई नहीं जाएगा। ये बात सही है कि पढ़ाई कम होने की वजह से इनके पास रोजगार की खासी कमी है, लेकिन एक नई पीढ़ी जिन्होंने बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ अच्छी डिग्रियां भी ले रखी हैं, आज उनके सामने भी रोजगार की समस्या खड़ी है। करीब 80% नौजवान खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं और जो यहाँ हैं, उनके पास भी बहुत अच्छे काम धंधे नहीं हैं। कुछ लोग जरूर पढ़ाई कर वकील डॉक्टर बने हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद काफी कम है। सरकारी नौकरी के नाम पर तो कुछ लोग फौज में हैं, लेकिन ये भी सिर्फ एक तबके तक ही महदूद रह गया है। मैं 77 से बाहर रहता हूँ, जिसमें मैंने 35 ईयर कंटिन्यूस कंपनी में काम किया, JNP कंपनी में। उसके बावजूद यहाँ जितने भी मुसलमान हैं वो बेरोज़गार हैं। और बेरोज़गारी का मतलब क्या है कि एजुकेशन नहीं, उनके पास एजुकेशन नहीं है। अब एजुकेशन की वजह से क्या है कि यहाँ मजदूरी मिलती नहीं है, बेरोज़गार है। बेरोज़गारी होने की वजह से सब बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के बाद में वहाँ पर कंपनियाँ होती है, जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उनमें अच्छा पगार होता है, उनकी अच्छी सैलरियाँ होती है, उनको फैसिलिटियाँ मिलती है वहाँ पर। इस वजह से ये बाहर जाते हैं। यहाँ पर जो कमाते हैं उनसे पूरा होता नहीं है घर का, पढ़ाई का, एजुकेशन का। पहले एजुकेशन नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा करके एजुकेशन बढ़ता जा रहा है। काफ़ी मदरसों में लड़कियाँ लड़के जो मतलब एजुकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ बाहर कमाएंगे तो एजुकेशन हो सकता है, वरना मुश्किल है यहाँ पर। मुस्लिम लोग पढ़ाई की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि घर वाले जो है वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी थोड़ा है, स्टार्ट हो रहा है, इंशाअल्लाह उम्मीद कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़े। केंद्र और राज्य सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाकर सूबे में तरक्की के काम करा रही है, पर इन योजनाओं का फायदा भी यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच पाता। यही वजह है कि कस्बे के नौजवान तंजीम बनाकर अपने समाज को हक दिलाने का काम अंजाम दे रहे हैं। शायद यहाँ की युवा पीढ़ी इस बात को समझ चुकी है
कि सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज को न सिर्फ अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा, बल्कि अपने हक को भी हासिल करना पड़ेगा। सोसाइटी हर साल ट्रैकिंग सिस्टम अपनाती है और उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनसे जिस लेवल की उनसे उम्मीद है उस लेवल पर उनको गाइडेंस करने का काम भी करती है। जैसे हम देखते हैं कि जो टॉपर्स हैं हमारे, उनको हमें प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी है, उनसे संबंधित गाइडेंस देते रहते हैं। उसके अलावा 20 के हैं जो एवरेज स्टूडेंट है, उनको हम नॉर्मल जो एक्स्ट्रा जैसे एसएससी वगैरह है या और जो कंपटीशन गाइड है, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हम मोटिवेट करते रहते हैं उनको। जाहिर है इस तबके को ऊपर उठाने के लिए सरकार को कई कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही इनको अच्छी रोजगार उपलब्ध कराने की भी काफी जरूरत है, तभी ये समाज दूसरे समाजों की बराबरी कर सकेगा। उम्मीद है सरकार जल्द ही इनकी फलाह और बेहबूदी के लिए कोई जरूर अच्छे कदम उठाएगी।